गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम ही है कि फरवरी सेकेंड वीक से आपके इंटरनल जो एग्ज़ाम हैं उनको कराया जा रहा है और इसके लिए सभी टीचर्स के द्वारा आपको आपका जो सिलेबस है और उससे रिलेटेड जो सैम्पल क्वेश्चन बैंक है वो सैम्पल क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। कुछ प्रोफेसर्स ने ये आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे दीज आर बेस्ड ऑन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and you are choose the correct answer। ये MCQ क्वेश्चंस होंगे और आपको जो है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उस करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना होगा। ये OMR सीट पर आपको अपना जो पेपर है इसको OMR सीट पर आपने देना होगा। तो मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है नियरली 25 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। आप इनको अच्छी तरह से देखिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरनल जो एग्ज़ाम हैं उस इंटरनल एग्ज़ाम में आएंगे। अंडर ग्रेजुएट BA, BCom, BSc के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरनल एग्ज़ाम ये होगा ये 30 मार्क्स का होगा और थ्योरेटिकल एंड ट्यूटोरियल दोनों ही इसमें बेस्ड होंगे। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन कंटेंट्स 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और आपको इसको जो सही विकल्प आपने चुनना है, सर्कल आपको करना है ब्लू या ब्लैक पेन से, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आपको OMR सीट पर आपने इसको भरना है। जो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा रोल नंबर प्रोवाइड हो रखा है तो वह अपना जो पेपर है वो रोल नंबर के आधार पर जो OMR सीट है उस OMR सीट पे अपना रोल नंबर जो है वो लिखेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं चाहे वो BCom के हैं, चाहे BSc के हैं, चाहे BA के हैं, क्योंकि उनको अभी विश्वविद्यालय के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो वह वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे और इसके साथ साथ जो उनका एडमिशन नंबर है उस एडमिशन नंबर को उस OMR सीट पर राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। और ये जो एडमिशन नंबर है
ये आपको जो आपका आईडी कार्ड दिया गया है उसमें भी ये आपका एडमिशन नंबर है। दूसरा, इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी आईडी कार्ड नहीं लिए हैं वह अपने आईडी कार्ड जो हैं वो ले लें, और जो किसी कारणवश उनका आईडी कार्ड नहीं बना है या जिनकी फ़ोटो ठीक नहीं थी उन बच्चों का आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। जिन बच्चों की फ़ोटो जो है सही नहीं है, हमने उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आपके ग्रुप में डाली थी, वह स्टूडेंट भी अपनी फ़ोटो तुरंत जो है वो कॉलेज का जो विंडो है उस कॉलेज की विंडो पर आप अवेलेबल करा दें, ताकि जिससे आपका जो आईडी कार्ड है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। जिन बच्चों का आईडी कार्ड नहीं है वो अपनी फ़ीस की स्लिप जो है उसमें आपका एडमिशन नंबर दिया हुआ है, वो फ़ी की स्लिप लेकर के आएँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो फ़िलहाल तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसका प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस आपको बताया। इसके साथ साथ कोविड-19 की जो SOP है उस SOP के तहत ही जो है ये पेपर जो है इंटरनल एग्ज़ाम जो हैं आपके होंगे। आपको अपने पानी की बोतल यदि आपको आवश्यकता है उसको लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ आप जो है अपना सैनिटाइज़र यदि लाना चाहते हैं उस सैनिटाइज़र को लेकर के अपने साथ आइएगा, और मास्क का जो प्रयोग है वो अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है उस कॉलेज की यूनिफॉर्म में आप जो है ये इंटरनल एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से बेस्ट विशेस देता हूं, और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी मटेरियल प्रोफेसर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है क्वेश्चन बैंक के रूप में, उसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा, और मैं समझता हूं कि सफलता आपको मिलेगी अच्छी तरह से। फिर भी यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने संबंधित टीचर से मैसेज करके या फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं, और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम का निराकरण आपका हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूँ। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? Who invented the double entry system of bookkeeping? A. Pickles, B. Lucas Pacioli, C. Bartley Boy, D. Carter. Who invented the double entry system of bookkeeping? इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू। पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू। फर्स्ट है फाइंड आउट द प्रॉफिट, नेक्स्ट है कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट है शेयर द कैपिटल, और उसके बाद डी ऑप्शन है शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि इसका पहला ऑप्शन था लाभ ज्ञात करने के लिए, दूसरा था सही अभिलेख करना, तीसरा था पूंजी का प्रदर्शन, और चौथा था संपत्ति एवं दायित्वों को दर्शाना। यानी कि पुस्तपालन जिसको कि आप बुक कीपिंग कहते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट या जो मेन एम्स है, उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका सही आंसर है कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स। कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स, सही अभिलेख
प्रस्तुत करना या सही अभिलेख रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन बैंक का। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? जिसका ए ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बी ऑप्शन है समराइजेशन विद फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और डी ऑप्शन है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंदी में बता देता हूँ आपको, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? इसकी ए विकल्प है लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा, ब विकल्प है वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण, सी विकल्प है सूचना का संप्रेषण, और डी विकल्प है सूचना का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करना। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संप्रेषण, यानी कि सी पॉइंट जो है, सी विकल्प जो है इसका सूचना का संप्रेषण, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, revenue is the generally recognized when? सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब ए प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, बी ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, सी गुड्स आर डिलीवर्ड, डी कैश इज रिसीव्ड। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है ए जब उत्पादन पूर्ण होता है, बी जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, सी जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, डी जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी कि आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन dual aspect concept is called? डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल अकाउंट सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है अ दोहरा लेखा प्रणाली, ब दोहरा खाता प्रणाली, स इकहरी खाता प्रणाली, डी इकहरी लेखा प्रणाली। यानी कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड, इसका सीधा सीधा सा सही सा उत्तर है डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड होते हैं सब ए प्रैक्टिकेबिलिटी, बी सब्जेक्टिविटी, सी ऑल ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। यानी कि
को हिंदी में बताते हैं। लेखांकन सिद्धांत आधारित हैं ए व्यवहारिकता पर, बी विषय परकता पर, सी ये सभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, वो व्यवहारिकता के आधार पर बेस्ड होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकेबिलिटी के आधार पर ये जो हैं वो बेस्ड होते हैं। तो इसका जो ए विकल्प है प्रैक्टिकेबिलिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी, लेखांकन सिद्धांत व्यवहारिकता पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स इज, शुद्ध संपत्ति का आशय क्या है, यानी कि जो हम नेट एसेट्स कहते हैं वो नेट एसेट्स क्या होती है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा दीजिए। दूसरा विकल्प है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स कर लीजिए। तीसरा विकल्प है सी विकल्प है टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दीजिए। और फोर्थ विकल्प है टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। यानी कि मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स इज, इनमें से ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। शुद्ध संपत्ति का आशय होता है कुल संपत्तियां लेस माइनस किया जाए कुल दायित्व। बी विकल्प है स्थायी संपत्ति माइनस चालू दायित्व। सी विकल्प है कुल संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। डी विकल्प है कि कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। तो इस तरह से ये क्लियर है कि जो नेट एसेट्स है वो नेट एसेट्स इक्वलेंट होती हैं, बराबर होती हैं, यदि हम टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देते हैं। शुद्ध संपत्तियां होती हैं कुल संपत्तियों में से यदि हम बाहरी दायित्वों को, बाह्य दायित्वों को, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो वो हमारी नेट एसेट्स कहलाती है। तो इसका विकल्प डी जो है कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज यदि हम लेस करते हैं तो हमारे को नेट एसेट्स मिलती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ ओनर्स in the business expenses, which accounting principle is violated by including personal expenses of the owner in the business expenses. A cost principle, B going concern concept, C entity concept और D कंजर्वेटिज्म। यानी कि जो मालिक है, जो स्वामी है, स्वामी के व्यक्तिगत व्ययों को व्यवसायों के व्ययों में सम्मिलित करने से किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है। लागत सिद्धांत का उल्लंघन होता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा का उल्लंघन होता है, अस्तित्व की अवधारणा का उल्लंघन होता है, या रूढ़िवादिता की अवधारणा का उल्लंघन होता है। यानी कि एक जो व्यापारी है, व्यापारी के या जो मालिक है, मालिक के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, उन पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को यदि हम बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड कर लेते हैं तो किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तो इसका आंसर है अस्तित्व की अवधारणा, एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि प्रत्येक व्यवसायी का जो एंटिटी है और प्रत्येक व्यवसाय की जो एंटिटी है वो सेपरेट होती है। इसलिए किसी भी व्यवसायी के व्यक्तिगत खर्चों को व्यवसाय के खर्चों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता और इससे अस्तित्व की अवधारणा का उल्लंघन होता है। एंटिटी ऑफ, यानी कि इससे जो है एंटिटी जो कंसेप्ट है वो एंटिटी कंसेप्ट
डिस्टर्ब होता है, उसका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी मेड। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी मेड। अंतिम रहतिये या अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए ऑन कॉस्ट प्राइस, बी ऑन मार्केट प्राइस, सी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, डी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, एंड डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज यानी कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए लागत मूल्य पर, बी बाजार मूल्य पर, सी लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो भी कम हो, लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो भी कम हो, यानी कि इसका जो सी विकल्प है वो सही है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग द कॉस्ट कंसेप्ट दैट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन परचेज प्राइस एंड नन ऑफ दीज। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं, यानी कि जो एसेट्स हैं उनको हमेशा मूल्यांकित किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो कॉस्ट कंसेप्ट है, जो लागत अवधारणा है, उस लागत अवधारणा के अनुसार एसेट्स का मूल्यांकन हमेशा परचेज प्राइस पर किया जाएगा। यानी कि इसको जो हम करेंगे वो लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का जो मूल्यांकन है वो क्रय मूल्य के आधार पर किया जाएगा। इसका सी विकल्प जो है वो सही है। द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स इंडिकेट। पर्सनल अकाउंट का यदि बैलेंस डेबिट है तो वो क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष बताता है अमाउंट पेबल, अमाउंट रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड और डी बिल्स रिसीवेबल्स। यानी कि व्यक्तिगत खाते में यदि डेबिट शेष है तो ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है देय राशि, बी प्राप्य राशि, सी कैश इन हैंड या हाथ में रोकड़, और डी प्राप्य बिल बिल्स रिसीवेबल्स। तो इसका जब भी पर्सनल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट रिसीवेबल्स को वो शो कर रहा है, प्राप्य राशि को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष प्राप्य राशि को प्रदर्शित करता है। द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स द अमाउंट रिसीवेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स। ट्रायल बैलेंस जो है उसको इंडिकेट करता है एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग, बी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, सी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। तलपट का मिलना, तलपट जब हम बनाते हैं, जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, उसके दोनों साइड का जो टोटल है यदि वो मैच कर जाता है, मिल जाता है, तो यह प्रदर्शित करता है ए बही खाता की शुद्धता, बी पुस्तकों की अंगणितीय शुद्धता, सी खाता पुस्तकों का उचित रखरखाव, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है कि जब भी
ट्रायल बैलेंस मैच होगा तो ये इंडिकेट करेगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स को, यानी कि पुस्तकों की अंक गणितीय शुद्धता को ये प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है लेखांकन मानक 6 के अनुसार, लेखांकन मानक 10 के अनुसार, लेखांकन मानक 3 के अनुसार और लेखांकन मानक 2 के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि लेखांकन मानक 3 के अनुसार जो है प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश पेमेंट इज कॉल्ड। एक पुस्तक जिसमें छोटे छोटे भुगतानों को प्रदर्शित किया जाता है, ऐसी पुस्तक, ऐसी बही को कहा जाता है ए बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश पेमेंट इज कॉल्ड ए पेटी कैश बुक, बी कैश बुक, सी 2 कॉलम कैश बुक एंड डी नन ऑफ दीज। यानी कि ए विकल्प है लघु रोकड़ बही, ब जो इसका बी है रोकड़ बही, सी 2 खाने वाली रोकड़ बही और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, जो छोटे छोटे कैश पेमेंट्स के लिए जिस बुक्स को मेंटेन किया जाता है, छोटे भुगतानों के लिए जिस बुक्स को मेंटेन किया जाता है उसको पेटी कैश बुक के नाम से जाना जाता है, यानी कि लघु रोकड़ बही इसका सही आंसर है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू नो। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू नो टोटल सेल्स, बी टोटल परचेज, सी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड डी नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस। यानी कि खाता बही का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह जानना है, खाता बही बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है यह जानना है कुल विक्रय, कुल टोटल कितनी सेल हुई, या बी कुल क्रय, सी व्यापार का लाभ या हानि और डी एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू नो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस, यानी कि एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम जानना खाता बही का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मतलब इसका जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज। फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप्रीसिएशन है वो बेस्ड होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, सी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि जो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास हम लगाते हैं वो ह्रास की जो प्रकृति है वो क्या है, आयगत व्यय है, पूंजीगत व्यय है, सी स्थगित आयगत व्यय है या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो स्थायी संपत्तियों पर जो ह्रास होता है उसको हम आयगत व्यय यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो ए जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है आयगत व्यय है, डेप्रिसिएशन इज ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास आयगत व्यय जो है उसके नाम से हम उसको जानते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज रिवेन्यू इन नेचर।
एक एक्सपेंडिचर, एक व्यय आयगत प्रकृति का होता है व्हेन, जबकि ए इट्स बेनिफिट द करंट पीरियड, बी द बेनिफिट द फ्यूचर पीरियड, सी इट्स बिलोंग टू द प्रीवियस पीरियड, और डी नन ऑफ दीज। एक व्यय आयगत प्रकृति का होता है जब ए यह चालू अवधि को लाभान्वित करता है, बी यह भावी यानी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी फ्यूचर भावी अवधि को लाभान्वित करता है, सी यह गत अवधि का है, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो एक्सपेंडिचर जो रिवेन्यू नेचर का है वो करंट पीरियड को, चालू अवधि को लाभान्वित करता है। ये इसका सही आंसर है, यानी कि इसका ए विकल्प जो है वो सही है। एन एक्सपेंडिचर इज रिवेन्यू इन नेचर, इट्स बेनिफिट द करंट पीरियड। एक व्यय आयगत प्रकृति का होता है जबकि यह चालू अवधि को लाभान्वित करता है। करंट पीरियड से बिलोंगिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ए ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज इज कॉल्ड। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे और स्थायी कमी को, उसके जो मूल्यों में कमी आती है उसको कहा जाता है ए डेप्रिसिएशन, बी एक्सपेंसेज, सी लॉस, डी प्रॉफिट। यानी कि पहला जो विकल्प है वो है ह्रास, दूसरा विकल्प बी व्यय, तीसरा विकल्प हानि और चौथा विकल्प है लाभ, डी लाभ। तो इसका सही आंसर है ए ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इसका सही आंसर है डेप्रिसिएशन। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे और स्थायी कमी को ह्रास के नाम से जाना जाता है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड amount of depreciation goes on decreasing, increasing, constant and D actual। स्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो घटती रहती है, बी बढ़ती रहती है, सी स्थिर रहती है, या डी वास्तविक होती है। तो इसका सही आंसर है कि स्थायी प्रभाग यानी कि जब हम फिक्स्ड या स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन है वो स्थिर रहती है, यानी कि इस रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज। संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल होते हैं ए एस्टिमेटेड, बी एक्चुअल, सी कैलकुलेटेड, डी अनलिमिटेड। संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल होते हैं ए अनुमानित, बी वास्तविक, सी परिकलित और डी असीमित। तो इसका सही आंसर है द रेसिडुअल वैल्यूड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज एस्टिमेटेड। इसको अनुमानित किया जाता है, इसका अनुमान लगाया जाता है। संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल जो है वो अनुमानित होते हैं। तो इसका ए विकल्प जो है वो सही है।
In diminishing balance method, depreciation is calculated on क्रमागत शेष पद्धति में ह्रास कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है ए ओपनिंग बैलेंस पर, बी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर, सी मार्केट वैल्यू पर, या डी ओरिजिनल कॉस्ट पर। क्रमागत शेष पद्धति में ह्रास को निकाला जाता है प्रारंभिक शेष पर, बी घटे हुए मूल्य पर, सी बाजार मूल्य पर, और डी मूल लागत पर यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन को जो कैलकुलेट किया जाता है वो मार्केट वैल्यू पर, जो बाजार मूल्य होता है उस बाजार मूल्य पर जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंडिकेट्स द करेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इशू ऑफ मटेरियल? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड indicates the current economic value of assets of materials? A LIFO, B FIFO, C weighted average, and D none of these. निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति चालक आर्थिक मूल्यों को इंगित करती है? लीफो, फीफो, भारित औसत और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, जो करंट इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ इशू ऑफ मटेरियल हैं, इसको लीफो मेथड जो है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो मेथड जो है ये इसको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम। इफ 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट ऑन 12th March 2019 and 300 units at the rate of 24 per unit on 20th March 2019 are purchased, then weighted average price on issue of 250 units on 25th March 2019 will be, यानी कि अगर हम 12 मार्च 2019 को 200 इकाइयाँ 20 रुपये प्रति इकाई की दर से खरीदते हैं तथा 20 मार्च 2019 को 300 इकाइयाँ हम 24 रुपये प्रति इकाई की दर से परचेज करते हैं, तो 25 मार्च को वेटेड एवरेज प्राइस 250 यूनिट का किस रेट पर कैलकुलेट होगा? ए 24 रुपये के आधार पर, बी 20 रुपये के आधार पर, सी 22.4 पर यूनिट के बेस पर, और डी 22 पर यूनिट के आधार पर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और इसका जो वेटेड एवरेज रेट है वो वेटेड एवरेज रेट आएगा सी विकल्प 22.4 पर यूनिट, 22 रुपये 40 पैसे प्रति इकाई, ये वेटेड रेट आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। द असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज, द असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज known as continuous stock taking, B periodic inventory, C perpetual inventory, and D none of these. लेखांकन अभिलेखों से रहतियाँ के मूल्य का यानी कि स्टॉक के मूल्य का निर्धारण कहा जाता है,
निरंतर रहतिया की गणना करना, बी सामयिक रहतिया, डी सी निरंतर रहतिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है, सही विकल्प है परपेचुअल इन्वेंट्री, यानी कि सी विकल्प जो है इसका सही है कि हम लेखांकन अभिलेखों से रहतिये के मूल्य का निर्धारण निरंतर रहतिया या परपेचुअल इन्वेंट्री के आधार पर जो है इसको हम करते हैं। द असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। द कॉस्ट फार्मूला बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज आर फीफो और वेटेड एवरेज, डी बी स्टैंडर्ड स्टॉक, सी लीफो एंड डी नन ऑफ दीज। लेखांकन मानक 2 के अनुसार रहतिये के मूल्यांकन के लिए जो सूत्र बताया गया है वो सूत्र है फीफो या भारित औसत, बी प्रमाप लागत, सी लीफो एंड डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। द कॉस्ट फार्मूला बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज आर फीफो और वेटेड एवरेज। इसका ए विकल्प जो है वो सही है। लेखांकन मानक 2 के अनुसार रहतिये के मूल्यांकन के लिए फीफो या भारित औसत को जो है लिया जाता है, लेकर के चलते हैं। तो अभी जो है 25 MCQ जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, इनको आप देखिएगा, इनको करिएगा और इसी तरह के और जो MCQ आपको हैं इन चैप्टर से रिलेटेड जो हैं उनको आप देखिएगा। और सिलेबस जो है वो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप में प्लेस कर दिया है, तो उस सिलेबस के बेस पर आप अपनी तैयारी को कीजिएगा। और 25 क्वेश्चंस की MCQ की दूसरी वीडियो जो है कल मैं फिर पुनः आपको शेयर करूंगा, तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। लगभग इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम हैं उन इंटरनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन जो है इस इंटरनल एग्ज़ाम का है, तो उसी हिसाब से आप इनको तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।